जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव। पहले हम लोग समझ चुके हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। आज हम लोग समझेंगे कि वही डाइवर्सिटी असमानता को कैसे पैदा करती है और वही असमानता के कारण भेदभाव कैसे उत्पन्न होती है। मतलब कि भेदभाव जो है वो विविधता और असमानता दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों के कारण ही हम लोग समाज में एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, असमानता के कारण और विविधता के कारण। विविधता क्या होती है कि जब किसी दो व्यक्तियों में जाति का अंतर हो, धर्म का अंतर हो, उसके पहनावे ओढ़ावे में अंतर हो, उसके निवास स्थान में अंतर हो, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा में अंतर हो, तो उसको हम लोग बोलते थे विविधता, डाइवर्सिटी। लेकिन असमानता को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, एक अरबपति है, करोड़पति है, उसके पास जिंदगी की सारी सुविधाएं हैं, उसके पास खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान है, पहनने के लिए कपड़े हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास दो वक्त की खाने के लिए रोटी भी नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। तो वो दोनों व्यक्तियों में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं असमानता, इनइक्वालिटी। इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इनइक्वालिटी। उसको हम लोग डाइवर्सिटी नहीं बोल सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब किसी दो व्यक्तियों में अमीरी और गरीबी का अंतर होता है तो निश्चित तौर पर उन दोनों में भेदभाव उत्पन्न होता ही है। ठीक है, अब एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है। आप जानते हैं कि लड़का को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम लड़का हो, तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, और लड़का रोते नहीं है। याद कीजिए, जब बचपन में लड़का गिरता है तो उसे लोग क्या बोलता है कि अरे यार तुम तो मर्द हो, तुम क्यों रोते हो। तो ये जो उसके मन में, दिमाग में, लड़का के दिमाग में शुरू से ही बैठ जाती है ये बातें। और जब वो बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि अगर हम रोएंगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे कि ये तो मर्द है, कैसा मर्द है जो रो रहा है। हालांकि लड़का को भी दर्द होता है, लड़की को भी समान रूप से दर्द होता है, लेकिन लड़का बड़े होकर के नहीं रोता है, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम मर्द हो, मर्द को नहीं रोना चाहिए क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। और यही जो बातें लड़का के दिमाग में घर कर जाती है, लड़का के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाती है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस। प्री मतलब पहले और जुडिस मतलब जज करना। पहले से ही किसी के बारे में हम लोग जज कर लेते हैं, अपने दिमाग में पूरी तरीका से बिठा लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम दिमाग में बिठा लेते हैं तो यह स्थिति पूर्वाग्रह कहलाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में जो है 1600 भाषाएं बोली जाती है। इस संसार में मुख्यतः 8 धर्म है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है कि 9 धर्म है, लेकिन ये सारे धर्मों के अनुयायी, मतलब इस धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। करीब करीब 100 प्रकार से भी अधिक तरह की डांस किया जाता है भारत में। अब देखिए पूर्वाग्रह की स्थिति, कंडीशन ऑफ प्रीजुडिस क्या क्या हो सकता है। एक तो है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास मतलब किसी भी धर्म को लेकर के हमारे अंदर में विश्वास हो सकती है गलत तरीके से, या गलत विश्वास पैदा हो सकती है। जैसे बहुत लोगों का मानना होता है ना कि मुस्लिम धर्म में आतंकवादी होते हैं, ऐसा कुछ लोगों के मन में पहले से घर कर जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं जो उस तरह के काम करते हैं, उस तरह के लोग रहते हैं। या तो इसी को हम लोग बोलते हैं धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास भी पूर्वाग्रह की स्थिति को पैदा करती है। फिर शरीर का अंग, गोरे और कालों में अंतर। ब्रिटिश शासन के काल में आप सुने होंगे ना कि महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका, तो उनके बीच में जो अंतर हुआ था गोरे और कालों को लेकर के, तो जो चमड़ी का रंग होता है, मतलब बॉडी का रंग होता है, उसके कारण भी पूर्वाग्रह की स्थिति पैदा होती है। निवास स्थान, इस बात को हम लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि वहां के जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। वो लोग हिंदुस्तानी फौजी पर एसिड बोतल से, ग्रेनेड से और AK-47 से वार करते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुस्तानी फौजी हमारे दुश्मन है, इन्हें हमारे यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग हिंदुस्तान के नहीं है। हालांकि सारे जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वहां के निवासी जो है उनको लेकर के हमारे मन में अभी धारणा बनी रहती है, एक धारणा बनी रहती है, पहले से दिमाग में बैठी हुई रहती है, जो पूर्वाग्रह की स्थिति को पैदा करती है। फिर है भाषा, मतलब कोई अगर विशेष प्रकार का भाषा बोलता है, दूसरे तरह का भाषा बोलता है, तो उस स्थिति में भी पूर्वाग्रह की स्थिति पैदा
हो सकती है कि ऐसा भाषा बोलने वाले लोग बहुत गंदा होते हैं, बहुत खराब होते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना भोजपुरी गानों को लेकर के, भोजपुरी फिल्म को लेकर के, कि क्योंकि उसमें बहुत सारी अश्लीलता को दिखाया जाता है, आप भी जानते हैं, गाना भी अश्लील तरीके से गाया जाता है, तो जिसके कारण से पूरा भोजपुरी समाज मतलब भोजपुरी बोलने वाले लोग जो है उनको भी बदनाम के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो भाषा को लेकर के भी लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में घर कर जाती है कि इस भाषा को बोलने वाले लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। फिर पहनावा और हवा को लेकर के भी अंतर होता है। बहुत लोग समझते हैं कि जो इस तरह का कपड़ा पहनता है वो अच्छा नहीं होता है या वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक तरह के कपड़ा पहनने वाले लोग ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ अच्छा ही होंगे। अगर कोट पैंट पहन लेंगे तो कोट पैंट पहनने वाले की श्रेणी में जो भी लोग आएंगे वो सब लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, समाज में उन्नति लाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए रूढ़िवादी धारणाएं, आप लोग पढ़े होंगे या न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, ऐसा आर्टिकल लिखा रहता है न्यूज़पेपर में कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो अपने बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, या अगर पढ़ाते ही हैं तो बहुत पहले ही स्कूल से अपनी बेटी को स्कूल से बाहर निकाल लेते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। ऐसा आर्टिकल पेपर में कभी कभी छपता है। लेकिन एक अध्ययन के आधार पे, एक अध्ययन में पाया गया है कि मुसलमान लोग अपनी गरीबी के कारण ड्यू टू देयर पॉवर्टी वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजते हैं। उनके पास खाने के लिए भी चीज नहीं होती है, बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं, तो फिर अपनी बेटी को शिक्षा प्रदान कैसे करेंगे। इस पे केरला में रिसर्च किया गया था कि केरला में स्कूल घर के बहुत नजदीक था, वहां जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन थी, बस की सुविधा थी वो भी अच्छी थी, तो वहां बहुत सारे मुसलमान लोग भी अपनी बेटी को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल में भेजे। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि मुसलमान लोग अपनी बेटी को शिक्षा के लिए स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, नहीं भेजते हैं, या स्कूल अगर भेजते भी हैं तो टाइम से पहले उनको निकाल लेते हैं, तो ये बातें गलत है। तो इसको ही बोलते हैं रूढ़िवादी धारणाएं। ठीक है कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी विशेष समाज के लोगों को या किसी विशेष धर्म के लोगों को या किसी विशेष देश के लोगों को या किसी विशेष राज्य के लोगों को, जैसे बिहार के बारे में लोग सोचते हैं ना कि वहां सब लोग गरीब ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में थोड़ी गरीब होते हैं। या ये भी लोग सोचते हैं कि बिहार में जो भी लोग होते हैं बहुत बुर्बक होते हैं, मतलब ज्यादा उनके पास दिमाग नहीं होता है, सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं। ऐसा बात नहीं है, वो लोग बिजनेस भी करते हैं, बाकी सारा और भी काम करते हैं। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, एक ही अभिधारणाएं में बांध देते हैं, एक ही धारणा में बांध देते हैं, उनको एक ही कॉन्सेप्ट के तहत देखते हैं, एक ही विचार में उनको बांध देते हैं, या उनके बारे में जो विचार होती है, जो हमारी सोच होती है वो एक ही तरह की बन जाती है, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति समूह के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी देश के बारे में अगर हम एक ही तरह की अभिधारणाएं अपने मन में बिठा लेते हैं तो उसको ही बोलते हैं रूढ़िवादी धारणाएं। अब इसी की स्थिति क्या क्या पैदा हो सकती है। जैसे पहला स्थिति है कंडीशन ऑफ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, देश, कंट्री। जैसे हम में से बहुत सारे लोग मानते हैं ना कि पाकिस्तान हमारा इनेमी कंट्री है। हालांकि पाकिस्तान इज एन ऑफिशियल इनेमी कंट्री ऑफ इंडिया, वो प्रूव भी हो चुका है, मान्यता भी उसको मिल चुका है कि हमारा वो इनेमी कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के बारे में भी बहुत लोग सोचते हैं कि वहाँ के सारे लोग जो होते हैं वो हिंदुस्तान के दुश्मन है, वो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान की बर्बादी देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सभी लोगों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है कि सभी लोगों के बारे में उसी तरह की चीज मान लेते हैं, उसी तरह की अवधारणाएं मान लेते हैं। तो यह किसी भी विशेष देश को लेकर के भी हमारे मन में उत्पन्न हो सकती है रूढ़िवादी धारणाएं। फिर है धर्म। जैसे आपको हम पहले भी बताया है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, मतलब निम्न सोच के लोग जो होते हैं, वो सोच लेते हैं कि मुस्लिम मतलब वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनके कारण पूरा संप्रदाय, पूरा समुदाय बदनाम होता है। फिर है जाति। पहले आप सुनते होंगे ना कि जाति के आधार पर ही लोग काम करते थे। अगर वो निम्न जाति का है तो निम्न काम करेगा, अगर वो उच्च वर्ग का है तो उच्च काम करेगा। तो जो जाति के आधार पर काम का बंटवारा होता था तो उस काम को लेकर के लोगों में घृणाएं भी होती थी। क्योंकि निम्न जाति के लोग निम्न काम को करते थे, जैसे सफाई वाला काम हो गया, छोटा मोटा काम करते थे, तो उस छोटा मोटा काम को लेकर के भी लगता था कि ये छोटा काम कर रहा है, छोटा आदमी है।
ये गंदा काम कर रहा है, गंदा आदमी होगा, सफाई का काम कर रहा है, बहुत खराब आदमी होगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है समाज में, अब इस तरह की बातें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पहले बहुत हुआ करती थी। तो यह जाति भी रूढ़िबद्ध धारणाएं को उत्पन्न करती है, पैदा करती है किसी के दिमाग में, किसी विशेष जाति को लेकर के। फिर है लिंग, जैसे लड़का और लड़की में अंतर। जैसे बहुत लोग पहले सोचते थे ना कि लड़की हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है, लड़की नौकरी नहीं कर सकती है, लड़की घर के बाहर काम नहीं कर सकती है, लड़की ऑफिस नहीं जा सकती है, लड़की अनेकों तरह के काम नहीं कर सकती है जो लड़का कर सकता है। इस तरह की भी अभिधारणाएं लोगों के दिमाग में पहले बैठी हुई रहती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हालांकि इस तरह की जो अवधारणाएं मन में बैठती है वो अधिकांश केस में निगेटिव ही होती है, निगेटिविटी को ही पैदा करती है। सच होती है लेकिन बहुत कम परसेंट में वो सच होती है। फिर है असमानता एवं भेदभाव। ये इसका रीजन क्या है? असमानता हम आपको समझा चुके हैं कि जब दो व्यक्ति में अमीरी गरीबी का अंतर हो या उसकी जाति का भी कभी कभी अंतर हो, पहले बहुत देखने को मिलती थी, तो लोग उसमें असमानता और उसमें भेदभाव करते थे। या अगर धर्म का भी अंतर है तो लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। अभी बहुत कम होता है, पहले बहुत होती थी। धर्म को लेकर के भेदभाव, जाति को लेकर के भेदभाव और देश को लेकर के भी भेदभाव होती है। हम लोग जैसे करते ही हैं पाकिस्तान को लेकर के, चीन को लेकर के, हालांकि वो लोग ऐसा हमारे साथ करते भी है। जैसे चीन जो है हमारा अक्साई चीन रखा हुआ है, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा हुआ है। अगर वो दोनों हमारा जगह लौटा दे, हमारी जमीन को लौटा दे, हमारी मातृभूमि को हमारे हवाले कर दे, तो फिर हम लोग क्यों रखेंगे उनके प्रति ऐसा गंदा विचार? नहीं रखेंगे। लेकिन जब तक उनके पास हमारा जमीन है, हमारी मातृभूमि है, हमारे ऊपर वो लोग आंख दिखाते रहेंगे, हम लोग उनके बारे में ऐसे ही विचारधारा बनाए रहेंगे और हम उनके बारे में ऐसे ही गंदा सोच रखेंगे। गरीबी, जब दो व्यक्तियों में गरीबी का अंतर होता है, कोई अमीर है और कोई गरीब है, तो अमीर निश्चित तौर पे गरीब को जो होता है, बहुत सारे अमीर नहीं लेकिन कुछ अमीर लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसको नीचा समझते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये बात छिपा हुआ नहीं है। फिर है धर्म। धर्म को लेकर भी यही धारणाएं होती हैं कि दो अलग अलग तरह के धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या नीचा समझते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हर एक धर्म में, हर एक जाति में, हर एक संप्रदाय में कुछ ना कुछ लोग आपको देखने को नमूना मिल जाएगा, जो नमूना इस तरह के काम को, इस तरह की अवधारणाओं को बढ़ावा देती है। फिर जाति को लेकर के भी आप हिंदू धर्म में ही मान लीजिए या मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में अगर दो जाति है, एक उच्च जाति का है, एक निम्न जाति का है, तो उनके मन में जरूर असमानता का जो भेदभाव होती है वो पैदा करती है। जैसे आप पहले के जमाने में पढ़ते थे ना कि गांव में अगर कोई निम्न जाति का है तो उसको बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उनको चापाकल का पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा था, उनको दरवाजे पे बैठने नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ आप खाना नहीं खा सकते थे, उनके साथ आप ठीक से बातचीत नहीं कर सकते थे। तो इस तरह का भी जो डिफरेंस था पहले के जमाने में जाति के आधार पर, वो भी असमानता को पैदा करती है और वही असमानता जो होती है जिसके कारण से हम लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं। फिर संस्कृति, जो हमारा संस्कृति होता है, जो हमारा कल्चर होता है, उसके कारण से भी लोग एक दूसरे से भेदभाव पैदा करते हैं कि उसकी संस्कृति ऐसे है, मतलब घटिया है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत उच्च विचार की है, या हमारा धार्मिक ग्रंथ बहुत अच्छा है, उसका धार्मिक ग्रंथ में बहुत खराब लिखा गया है। इस तरह की जो विचारधाराएं मन में उत्पन्न होती है उसको भी हम लोग भेदभाव के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। फिर निवास स्थान, आपको हम लोग समझा ही चुके हैं जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल को लेकर के कि किसी विशेष जगह पर रहने वाले लोगों के प्रति जो मन में विचार उत्पन्न होती है, और ये विचार अधिकांश केस में नकारात्मक ही होती है, नेगेटिविटी ही होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं निवास स्थान के कारण उत्पन्न हुए भेदभाव, और उस दोनों निवास स्थान के लोगों में असमानताएं पैदा करती है। बहुत सारे लोग समझते हैं बिहारी को कि ये लोग ठेठ होते हैं, ये लोग बहुत खराब होते हैं, ये लोग पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर होते हैं, और पढ़ते भी हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं, ये लोग बिजनेस नहीं करते हैं, या यहाँ के लोग बहुत ही गरीब होते हैं, यहाँ रहने के लिए घर भी नहीं होता है। हालांकि आप जानते हैं कि बिहार गरीब राज्य है। क्यों राज्य गरीब है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि पहले बात तो बिहार में जो टेम्पोररी सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे पास नहीं है। बहुत सारे आप स्टेट्स देखते होंगे जो डेवलप है, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो इन सब में क्या है कि समुद्र है, वहाँ पे बंदरगाह है, इंटरनेशनल व्यापार होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी वहाँ पे आते हैं, उसका सामान आता है तो सबका टैक्स वहाँ पहुँचता है, वहाँ मछली भी लोग
मछली समुद्र से निकालते हैं, उसको बेचते हैं, तो बहुत सारा का वहाँ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। हमारे पास पहले था, झारखंड में थोड़ा बहुत था, जमशेदपुर में टाटा कंपनी थी, कोयला का वहाँ खदान था, स्टील फैक्ट्री वगैरह, तो वो भी अब अलग हो गया बिहार से। तो हमारे पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसके कारण हम लोग गरीब हैं। लेकिन जो सब लोगों के बारे में सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दलित को समझना है कि दलित क्या होता है। दलित हमारे समाज में जो निम्न जाति के लोग होते हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं, दलित। दलित मतलब जिसको दबाया गया हो, जिसको कुचला गया हो समाज के उच्च वर्ग के द्वारा, समाज के उच्च संप्रदाय के द्वारा, जिसको बहुत जमाने में, जिसको बहुत पहले दबाया गया हो, कुचला गया हो, समाज की मूलभूत जो रास्ताएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनसे वंचित रखा गया हो। तो और उनको सरकार अनुसूचित जाति में रखती है आजकल, और उसी अनुसूचित जाति के लोग जो होते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए दलित शब्द का प्रयोग करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका नाम तो सब लोग जानते ही होंगे, जो दलित समुदाय के बहुत बड़े नेता थे। दलित के उत्थान के लिए, दलित के विकास के लिए बहुत सारी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी, क्योंकि ये खुद एक दलित समुदाय के लोग थे, दलित समाज से आते थे। तो दलित के उत्थान के लिए, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनके विकास के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। समाज में जो अभी असमानताएं पैदा होती है दो जाति को लेकर के, और तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में समझते हैं कि ये इनका जन्म 1991 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, इनका जन्म 1991 ईस्वी में हुआ था। यह महार जाति के थे। महार एक दलित समुदाय के होते हैं, अनुसूचित जाति के होते हैं, और इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता। चूंकि ये दलितों के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़े, उनके समाज में एक समान इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले उनको भी, इसके लिए, तो इसीलिए इन्हें दलित समुदाय का एक मसीहा भी कहा जाता है, नेता भी कहा जाता है। दलित समुदाय का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी एक बुक लिखे थे, और उसमें वो जब वो 9 साल के थे, मतलब उनका जन्म 1991 ईस्वी में हुआ था, और ये घटना थी 1891 ईस्वी में हुई थी, और ये घटना है 1901 ईस्वी की, जब वो 9 साल के थे, लगभग 9 साल के थे। तो उनके साथ जो घटना घटित हुई थी, उसका जिक्र वो अपने बुक में किए हैं कि जब वो अपने भाई के साथ महाराष्ट्र में मिलने के लिए गए थे अपने पिता से। जब वो स्टेशन पे गए थे, तो स्टेशन मास्टर उनका सूट बूट देख करके समझ लिया कि उच्च जाति का है, उच्च वर्ग का है। तो उसके लिए उस टाइम में बैलगाड़ी वगैरह रहती थी स्टेशन पे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उनके लिए वो गाड़ी खोजने लगे, बैलगाड़ी वगैरह, या जो बैलगाड़ी वाले लोग थे उनसे मोल भाव करने लगे स्टेशन मास्टर इनको देख करके। लेकिन जैसे ही अपने जाति के बारे में बताया कि हम निम्न जाति के लोग हैं, तो स्टेशन मास्टर चला गया अपने ऑफिस में और इनको वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद वहां पे सारे लोग जान गए इनके बारे में कि ये निम्न जाति के लोग हैं, और लोग समझते थे कि अगर इनको अपने गाड़ी पे लेकर के जाएंगे अपने गांव से, तो हमारा गांव गंदा हो जाएगा, हमारा गांव नीच हो जाएगा, हमें लोग बहुत सारी प्रताड़नाएं देंगे। तो शाम का वक्त था और पूरा अंधेरा हो चुका था। इसके बाद भी ये सोच रहे थे कि किस तरह से अपने गांव पहुंचा जाए। अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे महाराष्ट्र में। तो उसके बाद जरा सोचिए कि इनकी जाति के आधार पे इतना सारा भेदभाव किया गया था उस स्थिति में, जब वो 9 साल के थे। इतने छोटे बच्चे के साथ भी ऐसा भेदभाव किया जाता था उस टाइम पे। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि यह स्थिति अगर आपके साथ उत्पन्न हो तो कैसा लगेगा, कैसा अनुभव होगा। ये बहुत बड़ी खराब बात है। हम लोगों को, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, हमारे देश में लोग हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि समाज में जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है उसको हम लोग कम करें। समाज में जो भी वर्ग के लोग हैं उनको समान इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान के दृष्टिकोण से देखें और उनको समान इज्जत प्रदान करें। यही हमारी कोशिश, यही हमारी मुहिम होनी चाहिए। समानता के लिए संघर्ष। आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल से लेकर के आज तक समानता के लिए संघर्ष होते रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भी महिलाओं ने अपने शिक्षा का अधिकार के लिए संघर्ष किया।
बहुत सारे गरीब लोगों ने वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष किया, या बहुत सारे भारतीय लोगों ने उच्च अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए संघर्ष किया। तो ब्रिटिश शासनकाल से लेकर के आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए, ताकि समाज में एक समान दृष्टिकोण से सबको देखा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।